उज्जैन में शहर में 2 दिन तक बसंत का उल्लास छाया रहेगा। इस दौरान मंदिरों में धार्मिक आयोजन की शुरुआत हुई। वहीं अबूझ मुहूर्त में कई विवाह समारोह भी हुए। आज से वैष्णव हवेलियों में भी 40 दिवसीय फाग उत्सव की शुरुआत हुई। वहीं महाकाल मंदिर में बसंत पंचमी अगले दिन मनाई जाएगी। 2 तिथि होने से बसंत पंचमी 2 दिन तक मनाई जा रही है। इस दौरान रविवार को स्याही माता के मंदिर पर पहुंचे और कलम दवात का पूजन कर माता को स्याही अर्पित की। साथ ही स्याही माता को सरसों के फूल अर्पित कर माता रानी से अच्छी पढ़ाई करने सहित परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने की प्रार्थना भी छात्र छात्राओं द्वारा की गई। आज माँ सरस्वती जी को शाही चढ़ाते हैं और उनका मंदिर को भी शाही नाम से जाना जाता है और इसलिए आज हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम एग्जाम में पास हो जाएं। पुजारी पंडित विजय त्रिवेदी ने बताया कि मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन के सिंहपुरी की गलियों में एक ऐसा तीर्थ स्थल है जिसे स्याही माता के नाम से जाना जाता है। ऐसे में वसंत पंचमी पर हर साल की तरह स्कूली व कॉलेज के छात्र छात्राओं का तांता। इस मंदिर में मां सरस्वती की लगभग 400 साल पुरानी पाषाण की मूर्ति है जिसे भक्तजन स्याही माता के नाम से पूजते हैं। यह मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर माना गया है जहां पर वसंत पंचमी पर्व पर छात्र छात्राएं अपने करियर को संवारने के लिए मनोकामना लिए सरस्वती माता को स्याही और पेन चढ़ाते हैं। यह मंदिर 400 साल पुराना है। सिंहपुरी स्थित बियासन माता मंदिर के सामने स्थित है। ये माँ सरस्वती है, ज्ञान की देने वाली है और जितने बच्चे हैं परीक्षा के पूर्व यहाँ माता के पास में आते हैं और सही चढ़ाते हैं और बोलते हैं कि भगवती हमको फर्स्ट नंबर मिलना चाहिए, हम अच्छा नंबर मिले। मानवी भटनागर ने बताया कि वसंत पंचमी का पर्व होने के चलते स्याही माता मंदिर पर आए हैं और अच्छी पढ़ाई परीक्षा में अच्छे नंबर के लिए माता के समक्ष स्याही और सरसों के फूल अर्पित कर विद्या के ज्ञान की मनोकामना की। आज बसंत पंचमी का पर्व है। आज हम सरस्वती की पूजा करते हैं और सरस्वती के मंदिर को साईं मंदिर से भी जाना जाता है। हम यहाँ पे पूजन करने आए हैं जो एग्जाम के लिए। बस मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत 78 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। यह आयोजन नगर पालिका निगम द्वारा आगर रोड स्थित नगर निगम मुख्यालय के प्रांगण में किया गया था। इस समारोह में प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव और MIC प्रभारी सदस्य जितेंद्र कुशवाहा ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए नव दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नवविवाहित जोड़ों को शासन द्वारा स्वीकृत की गई 49,000 की राशि के चेक एवं उपहार प्रदान किए गए। साथ ही नगर निगम द्वारा नवविवाहित जोड़ों के विवाह प्रमाण पत्र भी स्थल पर ही बनाए जाकर उन्हें भेंट किए गए। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उज्जैन संभाग के 78 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है। उन्होंने कहा कि सभी जोड़ों की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत मिलने वाली राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर जल्द ही कर दी जाएगी। इस आयोजन में निगम सभापति कलावती यादव, पक्ष एवं विपक्ष के सभी पार्षद और नगर निगम के समस्त अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे। साइड में लगाएं, इधर नहीं लगाना है। बैठने की नीचे व्यवस्था की गई है। आप लोगों को सही नहीं करेंगे, अपनी जगह पर नहीं बैठेंगे, हम लोग अमल करेंगे और उसको सीखेंगे। पी जाइए, फिर एक बार ले लीजिए। चलिए ध्यान पूरा इधर रखेंगे तो आपको ज्यादा पैदा कर रहे हैं। आपको स्पर्श करना है। इसी का किया हुआ ध्यान रखें। लोक कल्याण के पहले पूजन करेंगे। अपनी कुर्सियों पे जाकर के बैठे पर कार्यक्रम में नहीं रहे। ओम लक्ष्मी नास्तिक बना ले। खड़े हुए दूल्हा दुल्हन। ओम
माननीय अतिथियों की ओर से मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री जी गौतम जी टेटवाल साहब, साथ ही हमारे अवस्थ अतिथि आज बाबा महाकाल की नगरी में अवंतिका शहर में उज्जैन नगर निगम के महापौर मुकेश जी टेटवाल और बहन कलावती जी के नेतृत्व में 80 नववधु प्रणय बंधन में बनने जा रहे हैं। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा ये नव वर वधु का जीवन मंगलमय हो और शिव पार्वती राधा कृष्ण और राम सीता की तरह उनकी जोड़ी अगर अमर रहे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी के डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से यह पहले बंधन बन रहा है और इनके खातों में 51,000 की राशि इन्हें नववधुओं के खाते में जाएगी। उनका जीवन मंगलमय हो ऐसी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, दोनों के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उसी के तहत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और इसके अंतर्गत आज उज्जैन नगर पालिका निगम के इस पावन प्रांगण में 78 जोड़ों का कन्या विवाह होने जा रहा है और निर्विघ्न रूप से ये संपन्न हुआ। आज के दिन हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मंत्री और उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, उन्होंने इस कार्यक्रम में छोटे से आग्रह पर पधार कर हम सबको अनुग्रहित किया। और आज बसंत पंचमी के उज्जैन नगर निगम द्वारा माननीय मुख्यमंत्री शामिल द्वारा यहाँ पर 78 जोड़ों का समारोह किया जा रहा है, जिसके हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री मंत्री प्रभारी मंत्री उज्जैन के प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल, नगर निगम के महापौर मुकेश टेटवाल जी, नगर निगम सभापति कलावती यादव जी, सांसद अनिल भुइया जी, राज्यसभा सांसद में नाथ जी के आश्रय द्वारा आज यहाँ पर ये विवाह सम्पन्न कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत नगर पालिका निगम परिसर में 80 जोड़ों का यहाँ पर विवाह संपन्न हुआ है। इसमें से 71 जोड़ों का हमारा पंजीयन हुआ है, जिनको मुख्यमंत्री कन्यादान की राशि उनके खाते में प्राप्त हुई और यह विवाह समारोह पूरे विधि विधान के साथ संस्कारों के साथ संपन्न करवाया। सभा का आयोजन किया था, वहीं संतों ने हुंकार भरते हुए कार्रवाई की मांग की थी और कार्रवाई नहीं किए जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। इस मामले में नागदा खाचर विधायक सिंह चौहान और बगलामुखी शक्तिपीठ स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के बीच विवाद हो गया है। बगलामुखी शक्तिपीठ स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपने भाषण में नागदा खाचर सभा के बीजेपी विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ का विधायक भी ढीठ है और नशेड़ी है कि इतना बड़ा मामला गौशाला में हो गया पर विधायक पूछने तक नहीं आया। इस पर नागदा विधायक वीडियो में स्वामी कृष्णानंद जी महाराज को कहा कि मैं कोई नशेड़ी नहीं हूं और किसी प्रकार का नशा नहीं करता हूं। विधायक तेज बहादुर सिंह के समर्थकों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। इस पर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने कहा है कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल कर झूठा मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा है। स्वामी कृष्णानंद महाराज ने यह भी कहा कि मैंने खंडन कर दिया है कि मैंने आपको नशेड़ी नहीं कहा, आप गलतफहमी के शिकार हैं। कृपया आपको सावधानी से वीडियो को सुनना चाहिए और व्यर्थ में भास्कर ऐप को भी बदनाम किया जा रहा है, जब आपने वीडियो ही गलत रूप से सुना है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने यह भी कहा कि माननीय विधायक जी गलत व्याख्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और अगर ऐसा मैंने कहीं कहा है तो उसका वीडियो क्यों नहीं देते। मित्रों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें माननीय विधायक जी यह दावा कर रहे हैं कि दैनिक भास्कर ऐप में पूज्य महाराज श्री ने उन्हें नशेड़ी कहा है। मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं कतई कभी भी माननीय विधायक जी को मैंने नशेड़ी नहीं कहा है। मैं इसको सिरोधार्य करता नहीं हूँ, इसको नकारता हूँ। ये सरासर गलत है कि उन्होंने ये ब्लेम लगाया है। दैनिक भास्कर
ऐप में जाकर भी अगर आप अवलोकन करेंगे तो वहाँ पे ढीठ शब्द लिखा हुआ है। जहाँ तक मेरे वीडियो का सवाल है, वीडियो में मैंने नशेड़ा कहा है, न कि नशेड़ी कहा है। नशेड़े का तात्पर्य होता है कि जो बार बार कहने में भी या बोलने पर भी ध्यान न दे, उसको हमारे यहाँ मालवी भाषा में नशेड़ा कहा जाता है। ये तो है हमारी मालवी भाषा। अब मैं बताता हूँ ये मैंने क्यों कहा। मैंने इसलिए कहा कि जब ये मुद्दा 13 जनवरी से गौशाला का एक मुद्दा हमारे श्री क्षेत्र में चल रहा है। 13 जनवरी से लेकर 23 तारीख तक 10 दिन होते हैं। 10 दिन में माननीय विधायक जी ने कभी भी अपने संज्ञान में इस मुद्दे को नहीं लिया। अगर वो ले लेते और बैठ के चर्चा करते कि स्वामी जी क्या विवाद चल रहा है, मैं भी इसको अवलोकन करके क्या हेल्प कर सकता हूँ, और जो अपराधी लोग थे जिनके मैंने मैं दस्तावेज माननीय प्रशासनिक सेवाओं को दिए, सारे डॉक्यूमेंट से, ये हमारा विवाद किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है। मैं स्वयं भी सभी का सम्मान करता हूँ। माननीय विधायक जी इसको अन्यथा ना लें। भास्कर ऐप के माध्यम से समाचार प्रचारित किया जा रहा है, जिसमें बगलामुखी शक्तिपीठ के महंत परम आदरणीय कृष्णानंद जी महाराज साहब ने कहा है कि मैं नशेड़ी हूँ। मैं उन्हें भी निवेदन करता हूँ, जिन लोगों ने सुना उनको भी बताना चाहता हूँ कि मैं ना कोई व्यसन करता हूँ, ना मैं नशेड़ी हूँ। अगर आप साबित कर देंगे, मैं राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से अपने आप को अलविदा कर लूँगा। इसी समाचार में मेरे खिलाफ यह भी बताया जा रहा है कि गोवंश के खिलाफ जितने भी अनैतिक कार्य चल रहे हैं, उसका रैकेट चलाने का काम मेरे संरक्षण में चल रहा है। अगर आप इसे भी साबित कर देंगे तो मैं गंगा में डुबकी लगाकर जल समाधि ले लूँगा, जनता को मुंह दिखाने का काम नहीं करूँगा। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि किसी तरीके की किसी गौशाला में कितनी गाय थी, कितनी है, कितनी नहीं है, उनके संचालन से ना मेरा पहले कोई वास्ता था, ना आज कोई वास्ता है, ना मैं किसी गौशाला का सदस्य हूँ, ना मैं वहाँ का पदाधिकारी हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी मेरा कार्यकाल ख़त्म नहीं हुआ है। मेरा सबसे खराब कार्यकाल है या अच्छा कार्यकाल है, ये 4 साल बाद लोगों को पता चलेगा। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया मेरे बारे में इस तरीके के अनर्गल आरोप प्रत्यारोप पुनः लगाए जाए। आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। संविधान ने हम सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया है। यदि हम संघर्ष करते रहे तो संविधान भी जीवित रहेगा। आज हमारे सामने चुनौती गंभीर है और हमारी रोजगार नौकरियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। ये विचार सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत केतकर ने दशहरा मैदान स्थित शाखा में इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन इंदौर के क्षेत्रीय सम्मेलन में संविधान एक जीवित दस्तावेज है विषय पर परिचर्चा में व्यक्त किए। केतकर ने बजट सत्र में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित बीमा संशोधन बिल के जीवन बीमा पर होने वाले दुष्परिणामों पर चर्चा करते हुए बीमा संशोधन बिल का घोर विरोध किया और कहा कि अगर ये बिल संसद में पारित होता है तो बीमा कर्मी हड़ताल पर जाएंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम में तत्काल भर्ती की मांग की गई। परिचर्चा में इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष अनिल सुरवाड़े ने कहा कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देश का संविधान हमारी रक्षा करता है तो कर्तव्यों का बोध भी कराता है। आज संविधान को बचाने की बात हो रही है। संविधान की प्रस्ताव में ही संविधान की आत्मा है कि हम लोग कल्याणकारी गणतंत्र हैं। महामंत्री चंद्रशेखर चौहान ने कहा कि हम बिना बहस के पीछे के दरवाजे से बीमा क्षेत्र में 100% पूंजी निवेश का विरोध करते हैं। भारत के संविधान को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज देश फिर से आजादी खोने की स्थिति में है। परिचर्चा को बैंक एसोसिएशन से यूएस छाबड़ा, अधिकारी संगठन से डॉक्टर हरीश कुमार सिंह, मनोज शर्मा, बीएल जैन, प्रशांत सोहले, दीपिका सक्सेना, आशीष पगारे, राम त्यागी, शाखा प्रबंधक परशुराम मिश्रा ने भी संबोधित किया। क्षेत्रीय सम्मेलन में अखिल भारतीय स्तर पर वर्किंग कमेटी में और मध्य क्षेत्र की वर्किंग कमेटी में लिए गए निर्णयों से अवगत कराया गया और आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। सम्मेलन में भारतीय जीवन बीमा निगम की उज्जैन, इंदौर, देवास, बड़नगर, नागदा शाखाओं में कार्यरत 75 से अधिक कर्मचारी एवं पेंशनर साथी उपस्थित रहे। सभा का संचालन कुलदीप सिंह क्षत्रिय ने किया और आभार संजय खले ने व्यक्त किया। संविधान को बदल देंगे तो इस सूरत में हमारे संविधान को बचाए रखना एक हमारी जिम्मेदारी है, एक करना चाहते हैं। दूसरा, अभी हमारा आयु की सेक्रेटरीट मीटिंग हुई थी। उस सेक्रेटरीट मीटिंग के आयु के महामंत्री थे 2022 के अंदर सीडीआई के अध्यक्ष बने, क्योंकि इस कारण से उनका बेहतरीन स्वागत है। हाल ही में वर्तमान में
इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन इंदौर के नॉन यूनियन महामंत्री कॉमरेड चंद्रशेखर चौहान। देखिए, आज का जो कार्यक्रम हमारा रहा वो उज्जैन के साथियों ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इस मीटिंग के अंदर में बड़नगर, रतलाम, नागदा, देवास, इंदौर और खरगोन और बुरहानपुर के खरगोन और उज्जैन के साथी शामिल हुए हैं। और मुख्य रूप से भारत के अंदर में जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के हो, जैसा अभी बताया कि हम लोग एक स्ट्रांग LIC, स्ट्रांग भारत की अगर बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर अगर बचे रहेंगे हमारे तो हम मजबूत भारत बना पाएंगे। चाहे वो बैंक हो, चाहे BSNL हो, चाहे रेलवे हो। आज के वर्तमान समय में जो भारत सरकार है इन सभी चीज़ों का डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, इनको प्राइवेट सेक्टर में देने की कोशिश कर रही है। तो इस प्रकार की अगर सरकार की नीतियाँ रही तो निश्चित रूप से हमारा मानना है कि भारत कमज़ोर होता है। तो इसीलिए हम लोग ये बोल रहे हैं इस मीटिंग के माध्यम से कि LIC बची रहेगी तो भारत बचा रहेगा, बैंक बचे रहेंगे तो भारत बचा रहेगा, इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस बचा रहेगा तो भारत बचा रहेगा। तो ये सारे जो पब्लिक सेक्टर है हम लोगों के, जिनको किसी समय में हम लोग नवरत्न बोलते थे, उनमें हालात ये है कि आज लोगों का जो नई भर्तियां हैं, नई भर्ती में लोग सरकार अनुमति नहीं दे रही है। तो उसके कारण से क्या हो रहा है कि संस्थानों के अंदर में ठेका प्रथा लागू होगी। वो ठेका प्रथा लागू होने से निश्चित रूप से जो वर्किंग होता है हम लोगों का, उसके अंदर में कहीं ना कहीं अंतर आया है। तो ये जो सम्मेलन है ये इस बात के लिए भी बात कर रहा है कि LIC के अंदर में क्लास 3 और क्लास 4 के अंदर में नई भर्ती होना चाहिए। जो बिल वर्तमान समय में सरकार अगर लेकर के आती है इस बजट सेशन के दौरान में, तो उस बजट सेशन के दौरान में वो बीमा के अंदर में FDI जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो 100% करना चाहती है, जो अभी वर्तमान में 74% है। हम लोगों का मानना है कि 100% अगर विदेशी निवेश आता है तो विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर में आकर के अपना व्यापार करेंगी और 100% जो पूंजी है, जो बचत है, वो अपने देश में ले जाएंगी। तो उस प्रकार से भारत के अंदर की जो बचत है जो भारत में रहती थी वो भारत से बाहर जाएगी। तो इस प्रकार की जो स्थिति है हिंदुस्तान के लिए कतई ठीक नहीं है। इसलिए हम इन सब चीज़ों को लेकर के इस प्रकार के क्षेत्रीय सम्मेलन इंदौर और उसके आसपास आयोजित कर रहे हैं। आज का जो हमारा मीटिंग है वो इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ यूनियन उज्जैन द्वारा आयोजित की गई है और इस मीटिंग में मुख्य रूप से 2 बातों पे चर्चा हुई है। पहली बात यह है कि स्ट्रॉन्ग LIC फॉर स्ट्रॉन्ग इंडिया, मतलब यदि मजबूत LIC है तो वो मजबूत भारत के निर्माण में काम करेगी। हमारा ये मानना है कि भारतीय जीवन निगम जो है वो एक सार्वजनिक संस्थान है और देश के आर्थिक विकास में, देश के बुनियादी विकास में LIC पिछले 68 सालों से बहुत बेहतरीन काम कर रहा है और यही बेहतरीन कार्य अगर चलता रहे तो देशवासियों को फ़ायदा होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम जो है वो रेलवे में पैसा लगाता है, सड़कों के लिए पैसा लगाता है, बिजली उत्पादन के लिए पैसा लगाता है, नहरों के लिए पैसा लगाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा लगाता है। और हम जो बीमा धारकों से पैसा इकट्ठा करते हैं वो देश के विकास में लगाते हैं। और इस मीटिंग के माध्यम से हम सरकार को भी रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि LIC का किसी प्रकार से निजीकरण नहीं किया जाए और जो LIC की व्यवस्था पिछले 68 साल से चली आ रही है वो व्यवस्था निरंतर रूप से कंटिन्यू रहे। इस बात को लेकर आज हमारी मीटिंग में निर्णय हुए हैं। अभी सरकार जो है बीमा संशोधन विधेयक 2024 पार्लियामेंट में ला सकती है, उसके माध्यम से 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बीमा के क्षेत्र में लाया जा सकता है। हम उस बात का भी विरोध कर रहे हैं। यदि सरकार इस प्रकार का कोई बिल पारित करती है तो उसके विरोध में हम लोग 1 घंटे की हड़ताल करेंगे। ये आज के मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये था कि अभी हमारे संविधान को 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो हमारा संविधान जो है वो पूरे विश्व में सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। अमेरिका और भारत ये 2 ही संविधान जो है लिखित संविधान है और उसी के अनुरूप पूरा देश कार्य कर रहा है। इस संविधान में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोगों को आर्थिक समानता दूर करने का अधिकार, लोगों को बंधुत्व से, प्रेम भाव से रहने का अधिकार, ये जो अधिकार हम लोगों को दिए हैं, हम चाहते हैं कि सभी सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इन अधिकारों का उपयोग करे और देश में एक सामंजस्य के साथ जो है तरक्की की ओर आगे बढ़े। ये आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी 51 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया है। इस आंदोलन के तीसरे चरण में 7 फरवरी को जिला मुख्यालय पर कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष MP त्रिवेदी ने बताया कि मांगे नहीं माने जाने पर 16 फरवरी को लाखों कर्मचारी भोपाल में जुटेंगे और सरकार के खिलाफ धरना देकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इसके बाद भी मांगे मंजूर नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और हड़ताल किया जाएगा। मोर्चा ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदेश के सभी 10 संभागों में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहकम सिंह पटेल ने बताया कि मोर्चा द्वारा शासन का ध्यान आकर्षण करवाने के साथ मांगों के निराकरण करने हेतु 4 चरणों में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। मोर्चा ने अपनी मांगों के समर्थन में पहले चरण में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा था, जबकि दूसरे चरण में जनप्रतिनिधियों के नाम से 51 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया था। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष MP त्रिवेदी ने बताया कि शासन द्वारा मांगों के निराकरण के संबंध में मोर्चे के प्रतिनिधियों से ना ही चर्चा के लिए बुलाया गया और ना ही चर्चा के माध्यम से मांगों का निराकरण करने पर विचार किया जा रहा है।
जिसमें मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त लगभग 48 संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा है। संयुक्त मोर्चे की 51 सूत्री मांग पत्र है। 51 सूत्री मांग पत्र का निराकरण चर्चा के माध्यम से करने के लिए सरकार को हमने 27 दिसंबर 2024 को एक पत्र लगाया था। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे में 48 संगठन शामिल हैं। उन संगठनों ने 51 सूत्री मांग पत्र तैयार कर सरकार को नोटिस लगाया था और उस नोटिस में ये कहा था कि आप 1 माह के भीतर हमारी मांगों पर हमारे प्रतिनिधियों को बुलाकर चर्चा के माध्यम से मांगों का निराकरण करेंगे, अथवा अन्यथा की स्थिति में हम लोग आंदोलन का हमको रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप हमने सरकार द्वारा चर्चा नहीं करने के कारण 4 चरणों में आंदोलन का निर्णय हमने लिया था, जिसमें 16 जनवरी को एक ज्ञापन और 24 जनवरी को दूसरा जनप्रतिनिधि के ज्ञापन के पश्चात अब हमारा 7 फरवरी को पूरे प्रदेश के 55 जिलों में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने संयुक्त मोर्चा धरना देगा। इसके उपरांत भी हमारी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो 51 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए जो हमारा चौथे चरण का आंदोलन होगा वो पूरे प्रदेश के 55 जिलों से हमारे जितने प्रतिनिधि हैं सब एकत्रित होकर सब भोपाल में आएंगे और भोपाल में अम्बेडकर में हमारा जो पार्क है उसमें हम लोग प्रदेश व्यापी धरना देंगे। और हमारा प्रदेश व्यापी धरने के बाद भी यदि सरकार हमारी मांगों का निराकरण नहीं करती है तो हम बैठक बुलाएंगे और सारे संगठनों के प्रतिनिधियों से बात करके चर्चा करके निश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इसके बाद भी यदि हमारी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। और प्रदेश के जितने 4.5-5 लाख शासकीय सेवक हैं, निगम मंडल हैं, पेंशनर हैं, जितने अध्यापक से हैं, जितने भी संवर्ग लोग हैं, ये सरकार के अपनी मांगों के निराकरण के लिए सरकार के खिलाफ मैदान में आएंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। उत्तर प्रदेश के कर्मचारी की मांगों के लिए मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी मोर्चा द्वारा चरणबद्ध आंदोलन चला करके जटिल मांगों की निराकरण के लिए ये तीसरे चरण का 2 फरवरी की पत्रकार वार्ता उज्जैन में आयोजित की गई। उज्जैन में संयुक्त मोर्चा के प्रदेश के पदाधिकारी इसका पत्रकार वार्ता के लेने के लिए पधारे हैं। हम ऐसी जटिल मांगे जिनमें कर्मचारी साथियों का साहस बढ़े, उनका पदनाम परिवर्तन हो जाए, शासन का कोई आर्थिक हित नहीं है, कुछ अनुकंपा नियुक्तियों पे 70% 80% वेतन की व्यवस्था लगाई है वो गलत है। इन ऐसी जटिल मांगे जिनसे वास्तव में मध्य प्रदेश का कर्मचारी परेशान है उनका निराकरण करने की माननीय मुख्यमंत्री से मध्य प्रदेश शासन से निवेदन कर रहे हैं। निरंतर ये आंदोलन चलेगा। निवेदन से पूर्ति होती है तो ठीक है, नहीं तो कर्मचारी आगे भी अपना निरंतर आंदोलन करके सरकार से अपनी मांग मनवाने की कोशिश करेगा। उसी चरण में ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। आज 2 फरवरी की पत्रकार वार्ता में जबलपुर के पाटन नामक स्थान पर टिमरी गांव में 4 ब्राह्मणों की निर्मम हत्या के विरोध में श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी ने ब्राह्मण समाज के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के नाम नागदा के अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से एसडीएम कार्यालय पर दोपहर 3 बजे एकत्रित होकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि जबलपुर के पाटन थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। यह घटना पुरानी रंजिश के चलते हुई। मृतकों में से 2 सगे भाई थे, सतीश पाठक और गुंजन, मनीष और चंदन, समीर दुबे और अनिकेत शामिल हैं। ज्ञापन में आगे बताया गया कि हमलावर कालू साहू नामक व्यक्ति गणेश प्रसाद पाठक के खेत के पास जुआ खिलवाता था। सतीश और चंदन इसका विरोध लंबे अरसे से करते चले आ रहे थे। इस बात की रंजिश कालू साहू रखता था और उसने मौका पाकर धोखे से राजमार्ग पर इनको घेर लिया और आरोपियों ने पीड़ितों पर फरसा, तलवार और चाकू से हमला कर दिया, जिस कारण से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 की उपचार के दौरान मौत हो गई। ज्ञापन में प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ उचित एवं कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन का वाचन नीलेश मेहता ने किया। इस अवसर पर श्री राष्ट्रीय परशुराम सेवा युवा वाहिनी मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत त्रिपाठी, तहसील संयोजक नीलेश मेहता, संतोष शर्मा, जिला कार्यकारी अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय आदि समाज जन उपस्थित रहे। जैसा कि दुखद समाचार प्राप्त हुआ, जबलपुर स्थित पाटन स्थान पर एक टिमरी गांव है जहां पर 4 ब्राह्मणों की निर्मम हत्या कर दी गई है। उनका कसूर सिर्फ इतना सा था कि कुछ साहू परिवार के एक व्यक्ति था जो वहां पर जुआ चलाता था। उसका विरोध सतीश और अनिकेत द्वारा किया गया। उसका जब विरोध किया गया तो उन्होंने एक षड्यंत्र करके उनको राजमार्ग पर बुलाया और वहां पर
तलवार, चाकू और धारदार हथियारों से उसकी हत्या कर दी। हमारा विषय ये है कि हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और ये मांग करी है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। ये पूरे प्रदेश भर में सभी ब्राह्मण संगठनों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, भोपाल, इंदौर, सभी जगह। जो जबलपुर में हत्याकांड हुआ, अगर इसके लिए कोई एक दोषी है तो प्रदेश का गृह मंत्री, जो गृह मंत्रालय की क्या दायित्व होता है, गृह मंत्री का क्या दायित्व होता है, -50 नंबर मिलते हो। आखिर कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहां हत्याएं नहीं होती हो। जबलपुर जैसा संस्कारित शहर जिसको जिस नाम से जाना जाता है, वहां रोज हफ्ते में 3 हत्याएं होने लगी, लूट होने लगी, जुआ सट्टा आम हो गया। मंत्री यहां का है, मंत्री का काम सिर्फ एक तरह से अद्भुत करप्शन को बढ़ावा देना बच गया। दुख होता है हमें, हम चूंकि विपक्ष में, हमें ईमानदार विपक्ष की भूमिका मिली। अवैध शराब बिकवाना पुलिस का काम, अवैध जुए सट्टे चलाना पुलिस का काम, अपराधियों को संरक्षण देना पुलिस का काम, और पुलिस वालों की नियुक्ति लोकल जनप्रतिनिधि के माध्यम से गृह मंत्री का दायित्व कि उनको करप्ट अधिकारियों को जबलपुर भेजना। पुलिस थाना घटिया द्वारा पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरुप्रसाद पाराशर के मार्गदर्शन में आमजनों एवं विद्यार्थियों के लिए साइबर सुरक्षा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जवाहर नवोदय विद्यालय घटिया में आयोजित कार्यक्रम में थाना प्रभारी DL दसोरिया, उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह अलावा ने विद्यार्थियों एवं विद्यालय स्टाफ को साइबर क्राइम से जुड़े अपराधों के संबंध में पुलिस पाठशाला का आयोजन किया। पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को डिजिटल युग में साइबर अपराधियों से सतर्क रहना बेहद जरूरी है, ये बताया, और विशेष रूप से अनजान नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल्स को रिसीव न करें और वन टाइम पासवर्ड किसी से भी साझा न करें। पुलिस थाना प्रभारी DL दसोरिया ने उपस्थित छात्र छात्राओं एवं शिक्षक गणों को बताया कि आज की दुनिया में पूरी तरह इंटरनेट चल रहा है, ऐसे में टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना और सतर्क भी रहना बेहद जरूरी है। भारत की कोई भी जांच एजेंसी किसी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है, इसीलिए ठगी करने वालों से पूरी तरह सावधान रहें। थाना प्रभारी ने विस्तार से साइबर सुरक्षा अभियान के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में थाना प्रभारी DL दसोरिया, उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह अलावा, उप प्राचार्य कमला पदम, पत्रकार गोविंद शर्मा, वरिष्ठ शिक्षिका सुनीता गोयल, दीप्ति जोशी, कार्यालय अधीक्षक सुनील राठौर सहित शिक्षकगण, छात्र छात्राएं उपस्थित थे। जो आप हमको किस तरीके से मोबाइल का यूज करना चाहिए, इसके बारे में हम स्टार्ट में बताएंगे कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से जब फ्रेंड रिसेप्ट स्वीकार न करें, मतलब जब भी कोई ऐसा आपको बोलता है